देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दो मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। भिड़ंत में दोनों पक्ष के एक लोगों को चोट आई है। हथुआ के चैनपुर पंचायत में भिड़ंत बताई जा रही है। बीजेपी के दिवंगत नेता कृष्णा शाही के भाई उमेश शाही अपनी बहन के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, जिस दौरान चैनपुर पंचायत से ही मुखिया प्रत्याशी यशवंत राय भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में थे। दोनों ही पक्ष आपस में उलझते हुए नजर आए। इस भिड़ंत में उमेश शाही के पैर में चोट लगी है, जबकि उनकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और चैनपुर पंचायत में बड़ी संख्या में इस वक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एसपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए पंचायत चुनाव से पहले ये खूनी संघर्ष, जहां पर दो पक्षों के लोग, दो अलग अलग मुखिया प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में इस वक्त उतरे हुए हैं, वो आपस में उलझते हुए नजर आए। दो लोगों को चोटें आई हैं और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और एहतियातन फोर्स की तैनाती कर दी गई है गांव में। औरंगाबाद में रफीगंज से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेहाउलुद्दीन का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऑडियो क्लिप के मुताबिक एक युवक विधायक को मदनपुर गैंग रेप के बारे में पूछ रहा है, तो विधायक भड़क गए। सुनिए वायरल वीडियो की पूरी बातचीत क्या कहती है। नहीं भाई, हेलो, बोलिए। क्या बोल रहे विधायक जी? बहुत बेचैन है, क्या बात है? बेचैन होंगे विधायक जी, कहे कि बहुत बड़ा कांड हो गया है क्षेत्र में। कहाँ कहाँ कांड हो गया है? मदनपुर में हुआ है रेप, गैंग रेप। आपको नहीं जानकारी है? जानकारी है कि तो आपको पता नहीं चलता? हम तो यहाँ पर आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। तो आप बताइए ना, अपने काम के जाम हो रहा, क्यों जाम हो गया, क्या बात है? सर, गैंग रेप हुआ है आपके क्षेत्र में और आप तारापुर में प्रचार कर रहे हैं। आप विधायक हमारे क्षेत्र के हैं कि तारापुर के हैं? ना, आपका ना है विधायक वहाँ रफीगंज के हैं। रफीगंज का ही हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सुन लिया। हाँ, तो सुन लिया। थाना जाइए, कब बताओ, डीएम के जाइए, एसपी के जाइए। एसपी के यहाँ आपको नहीं फोन करें? नहीं, नहीं कीजिएगा। आप है कौन? आप कौन है? अरे क्या, कौन है आप? आप विधायक है ना जी? नहीं जी, आपके विधायक नहीं है। आप रफीगंज के विधायक नहीं हैं? आपका नहीं है। अरे तो हमारे नहीं है, तो आप रफीगंज में काहे नहीं है? और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने रफीगंज से आरजेडी विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो फिलहाल उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। जब वो प्रचार कर लौटेंगे तब इस मामले पर कुछ बोलने की स्थिति उनकी होगी। मुंगेर पुलिस ने व्यवसाय से लूटकांड मामले के 12 घंटे के भीतर इस पूरे लूटकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट की 49 लाख रुपए की रकम में से 44,13,990 रुपए बरामद कर लिए हैं। ये वो बरामद कैश जिसकी लूट के बाद लगातार पुलिस के ऊपर दबाव था। इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अब व्यवसायी लूटकांड का खुलासा हो चुका है। 44 लाख से ज्यादा की रकम अब गिरफ्त में। सोमवार को शहर के प्रमुख व्यवसायी लक्ष्मी साव के स्टाफ से 49 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जब बैंक में पैसा जमा कराने के लिए वो शख्स जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य दोनों ही आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, फरार बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि लक्ष्मी साव के पड़ोस में ही रहने वाले दशरथ यादव और उसके फुफेरे भाई सन्नी यादव ने इस लूट की साजिश को रचा। रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने असरगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव में दशरथ यादव की बहन के यहां छापेमारी की, जहां सीढ़ी के नीचे बने गड्ढे में रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया। उसी गांव में दशरथ यादव की मौसेरी सास गुंजन देवी के घर छापेमारी में रैक में छिपाकर रखे गए पैसों को बरामद किया जाता है। इस मामले में जूली देवी, उसके पति और गुंजन देवी को
अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी दशरथ यादव और सनी यादव की तलाश में छापेमारी कर रही है। उसके जो बहन रहती हैं चुरगावा गांव में, उनका नाम है जूली देवी, उन्हीं के घर से सीढ़ी के नीचे बोरा में रखा गया था 25 लाख रुपए, वहाँ से बरामद हुआ है। और दूसरा उनका मौसेरी सास रहती है उसी चुरगावा गांव में, असरगंज थाना अंतर्गत उसी गांव में, उनके यहाँ से 19,13,900 रुपये बरामद हुआ। और इस बीच बड़ी खबर नालंदा से आ रही है। ये खबर नालंदा से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर इस वक्त किडनैपिंग के बाद शख्स की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से, जहां 16 अक्टूबर को किडनैप किया गया था जिस शख्स को, उसकी हत्या कर दी गई है। 50 लाख रुपए की मांग की गई थी फिरौती के तौर पर। किडनैपिंग के बाद इस शख्स की हत्या कर दी गई है और 50 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहरण किया गया। जो जानकारी इस वक्त सामने, अपहरणकर्ताओं ने उसी दिन जिस शख्स को अगवा किया, अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, उसका नाम नीतीश बताया जा रहा है। और नीतीश की हत्या के बाद शव जलाकर खत्म करने की कोशिश भी की गई, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस को जांच के दौरान हालांकि कई अहम सबूत जो है हाथ लगते हैं। बिहार शरीफ के विद्युत कर्मी का बेटा नीतीश कुमार बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, अपहरण किया जाता है, 50 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और अब इस शख्स के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस क्या कह रही है? जी बता दो कि फिलहाल डीएसपी पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि जिस तरह से मृतक के जो भाई है उसी के द्वारा किडनैपिंग किया गया है अपने सहयोगी के साथ मिलकर, और इस कारण से किया गया है कि क्योंकि उसका स्कूल 2 साल से बंद था कोरोना के कारण, और दूसरी बात है कि जो सट्टेबाजी कर रहा है, इससे सट्टेबाजी में उसका घाटे का सौदा काफी हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने अपने घाटे को लाभ पहुंचाने के लिए अपने भाई को ही किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसे किडनैप करके उसी दिन हत्या कर दी थी। अभिषेक, ये भाई रिश्ते में भाई लगता है, इसमें कितने लोग शामिल थे? क्या पुलिस इससे लेकर कोई खुलासा कर रही है? फिलहाल इस मामले को और खुलासा करने का प्रयास कर रही है कि इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त है, लेकिन जो मेरे भाई के द्वारा जो इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है वो कभी कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन लोग जब पुलिस काफी कड़ाई से पूछताछ की तो मोबाइल जब्त हुआ, मोबाइल जब्त होने के बाद ही सारे मामला खुलासा धीरे धीरे होने लगे। हालांकि 2 दिनों तक पुलिस उसे काफी पूछताछ की थी, लेकिन वो बताने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब रात में उसकी पिटाई हुई और उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई अहम सवाल, अहम खुलासा किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अपहरण के दिन ही नीतीश की हत्या कर दी गई थी। ममेरे भाई की तरफ से ही अपहरण कांड को अंजाम दिया गया। 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है और नीतीश की हत्या, अपहरण जिस दिन की गई यानी कि 16 तारीख, उस दिन ही हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला तक दिया गया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और जांच पड़ताल के बाद सारा सच खुलकर सामने आ चुका है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार किया है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि आरजेडी ने हमेशा से कांग्रेस को ठगने का काम किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भगचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस बेवजह आरजेडी पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा उम्मीद से ज्यादा दिया गया है। वो हमारा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए बिहार में? ये भी उसी तरह का सवाल है। मैंने हम लोग तो बराबर कांग्रेस के साथ रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी।
देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया था और कहा था कि आरजेडी कोई राजनीतिक चाल चल रही है, जिसके जवाब में आरजेडी ने भी हमला करने में देर नहीं की। कहा कि बिहार के बारे में भक्त चरण दास को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए प्रभारी बने हैं। सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकती है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को कुछ लोग अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बिहार निवासियों की हत्या पर भी दुख जाहिर किया। कुछ मुट्ठी भर इस प्रकार के आतंकवादी ऐसे लोग हैं जो वहां दहशत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग गरीब लोग दूसरे मुल्क से वहां जा कर के सेवा कर रहे हैं, उन गरीबों को, निरीह निहत्तों को, और जिस प्रकार से उनकी हत्या हो रही है, इसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं। हमारे बिहार के भी काफ़ी लोग, अभी हाल के दिनों में 2-4 लोगों की हत्या हुई है। बिहार में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का जोश कम नहीं हुआ है। बेगूसराय में एएनएम कर्मियों का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्मी वैक्सीन ले लो के नारे लगा रही हैं और लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चल रहा है। बिहार विधानसभा में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल दोपहर पटना पहुंच रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद वो राजभवन में विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन विधानसभा में आयोजित शताब्दी समारोह में शरीक होंगे। राष्ट्रपति के पटना आगमन को लेकर वैसे तो पूरे शहर को सजाया गया है, लेकिन बात समारोह स्थल की अगर करें तो समारोह स्थल पर भी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। विधानसभा में आयोजित शताब्दी समारोह में शरीक करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। कल दोपहर 1 बजे के आसपास राष्ट्रपति का जो विमान है वो पटना हवाई अड्डा पहुंचेगा और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कारकट के साथ राष्ट्रपति जो हैं वो 1:15 बजे राजभवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम जो है वो राष्ट्रपति राजभवन में करेंगे। और फिर चूंकि ये शताब्दी समारोह कार्यक्रम जो है वो 21 अक्टूबर को होना है, तो ऐसे में राज्यपाल भवन से
जो है राष्ट्रपति वो निकलेंगे और उसके बाद तकरीबन उनका राजभवन से जो है वो कार्यक्रम जो होना है, शताब्दी समारोह जो होना है, वहाँ के लिए वो 11 बजे दिन में वो प्रस्थान करेंगे और 15 मिनट के सफ़र तय करने के बाद जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो कार्यक्रम स्थल है, देख सकते हैं कि यही वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, लगभग पूरी कर ली गई है। और इस मंच पे जो है राष्ट्रपति होंगे, उनके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, तो तमाम जो लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, विधान परिषद के जो सभापति हैं वो भी होंगे और राष्ट्रपति इसी स्टेज पे बैठेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। और जो शताब्दी समारोह है, जो स्वर्णिम इतिहास रहा है बिहार विधानसभा का, उसके संदर्भ में भी बताएंगे। चूंकि राष्ट्रपति का जो है वो लगाव बिहार से काफ़ी रहा है। जब वो राज्यपाल थे बिहार के, तभी एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति के तौर पे मनोनीत किया था और नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन में रहते हुए राष्ट्रपति के तौर पे रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। और उसके बाद से ही बिहार से उनका जो लगाव है वो लगातार देखने को मिलता रहा है। जानकारी ये भी है कि राष्ट्रपति जो है वो शताब्दी समारोह में शरीक करने के बाद अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को पटना के महावीर मंदिर भी जाएंगे, उसके साथ साथ गुरुद्वारा भी जाएंगे और दोनों ही जगहों पे जो है वो पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस राजभवन लौटेंगे और फिर 22 अक्टूबर को दोपहर में पटना से राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनकी विमान जो है वो प्रस्थान यहाँ से कर जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के खिलाफ चल रही टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां 100% योग्य लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में देवभूमि उत्तराखंड ने रिकॉर्ड बनाया है। यहां सभी योग्य लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दे दी गई है। यानी उत्तराखंड में अब 18 साल से ऊपर ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिसको टीके की पहली डोज न लगी हो। टीकाकरण में बने इस रिकॉर्ड की घोषणा खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम है। उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई देते हुए कहा, उत्तराखंड ने सभी योग्य नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है। मैं इस उपलब्धि के लिए लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और तेज टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी योग्य लोगों को दिसंबर तक टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये समय से पहले पूरा हो गया। बता दें, उत्तराखंड से पहले देश के कई राज्यों में टीके की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है। जिन राज्यों ने ये रिकॉर्ड बनाया है उनमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। टीका संजीवनी है, इसकी अहमियत उत्तराखंड के लोगों ने समझी। यही वजह है कि अब उत्तराखंड उन राज्यों में शुमार हो गया जहां सभी योग्य लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खतरे के बीच आप भी टीके की दोनों डोज जरूर लगवाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।